नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं सिंह सर लेकर आया हूं बिहार विधानसभा एसओ का सेट नंबर। कौन सा मेरे भाई, कौन सा सेट नंबर? सेट नंबर 14। जैसा कि पता होगा कि इस बार बहुत सारे बच्चों ने बिहार विधानसभा एसओ का फॉर्म भरा है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं या तो कॉमर्स बैकग्राउंड से या मैथ बैकग्राउंड से या फिर स्टैटिकल बैकग्राउंड से हुई है। साथ ही साथ जो बच्चे इस सब्जेक्ट को केवल अपने सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में लिए हैं, वही बच्चे बिहार एसएससी, एसएसओ और बीएसओ का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि सभी की तैयारी की मैं बात करता हूं एक ही होती है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है कि कैसे तैयारी करें बिहार एसएससी, एसएसओ और बीएसओ की। उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं। आराध्या श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग आराध्या, कैसी हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आई होप अपने काम में व्यस्त है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक हमेशा से प्रश्न चल रहा है कि सर इसका एग्जाम होगा भी कि नहीं, या फिर इसका एग्जाम होगा तो कब होगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि एग्जाम तो होना तय है, ये 120% गारंटी है। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि बिहार में एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। बिहार तो ऐसे भी बदनाम है अपने खेल को लेकर। मैं अपने ग्रुप में लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, एसओ जीके जीएस लाइव है, ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर एग्ज़ाम इसका होगा कि नहीं होगा, तो वो बच्चे सबसे पहले तो इस बात की पुष्टि कर ले कि एग्ज़ाम इसका होगा। लेकिन बिहार में एक अलग लेवल का खेल क्या चल रहा है कि बिहार में अभी बजट सत्र की इन्होंने शुरुआत की है और वो इस मार्च तक चलेगा। अब उस मार्च तक चलेगा तो उस मार्च के बीच में जितने भी हमारे यहाँ के अधिकारी हैं बिहार विधानसभा के, वो सभी के सभी उसी में इंगेज्ड हैं। अब जब कोई पूरी के पूरे सदस्य उसमें इंगेज रहेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी जो हमारी चयन प्रक्रिया होती है उसको तो स्थगित किया ही जाएगा या फिर रोका जाएगा। लेकिन इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपके एग्जाम होगी। साथ ही साथ जो बच्चे एसओ का फॉर्म नहीं भरे हैं वो बिहार एसएससी का फॉर्म भर लीजिएगा। और इस बार 2025 की भी बिहार विधानसभा की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, खुशबू गुप्ता जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। तो इस बार बिहार एसएससी का आपका सीजीएल भी आने वाला है, बिहार एसएससी का एसएसओ और बीएसओ भी आ गया है, और इस बार बिहार विधानसभा का एसओ भी आएगा, बिहार विधान परिषद का एसओ भी आएगा। और सब में एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही सिलेबस है, केवल उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा और कम है। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल आप लोग अपने प्रिपरेशन को कहीं से भी डिमोटिवेट होने मत दीजिएगा, कहीं से भी आप उसको रुकने मत दीजिएगा, चाहे किसी तरह का कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो। आपको पता होगा कि इतने टाइट शेड्यूल में भी मैं अपनी क्लास कुछ नहीं छोड़ता हूँ। कल किसी कारण की वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था और कुछ फैमिली कारण था, इस कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मैक्सिमम क्लास में लेने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ आपके लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग टीचर रख दिए हैं। रीजनिंग के टीचर आपको अलग पढ़ाते हैं, मैथ्स के टीचर आपको अलग पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं। तो जो बच्चों का ये हमसे हमेशा प्रश्न होता है कि सर आप इस मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं हुए, देखो मुद्दा पर बोला तब जाता है जब मुद्दे के रिगार्डिंग कोई बेसिक फैक्ट होता है या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन होता है। बहुत सारे यूट्यूबर कुछ भी आके बोल देते हैं, लेकिन मैंने वो चीज़ बोला था कि जो मार्च में होगा, कि जैसे ही मार्च आपका होली कंप्लीट हुआ तो होली कंप्लीट होने के बाद हुआ क्या कि इन्होंने उसी बजट सत्र को लंबा पूरा मार्च तक खींचा, तो उस कारण से वो चीज़ें डिले हो गई। खैर, परेशान नहीं होना है, मेहनत करना है, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये इतिहास गवाह है। अगर आप मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो यूपीएससी में नहीं हुआ तो आपकी मेहनत बेकार गई है। आप बीपीएससी उस लेवल से क्रैक कर लेते हैं, आप उसी मेहनत से स्टेट के एग्जाम क्रैक करते हैं, आप उसी एग्जाम से एनटीपीसी क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान ज्ञान होता है। आप जीके जीएस की मैं बात करता हूँ। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मैं सिर्फ एसओ की क्लास करूंगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। याद रखिएगा, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, या खुद मेरा पेपर हो जीके जीएस, मैं जो भी सेशन लेकर आऊँ, चाहे वो बिहार एसएससी, एसएसओ, बीएसओ लेकर आऊँ या फिर बिहार विधानसभा लेकर आऊँ या फिर ऐसे में आपको कोई चीज़ लेकर आऊँ, तो हर सेशन को मेरा अटेंड कीजिए। अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में उसको देखिए, क्योंकि याद रखिएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपने आप को रोक देते हैं तो अगला मिनट किसी और का हो जाता है, अगले मिनट में सफलता कोई और लेके चला जाता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए। बहुत सारे बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है, तो यार मैथ्स के लिए मैंने स्पेशल सेशन चलवा ही रखा है, आप मैथ्स की क्लास करो। रीजनिंग कमजोर रखता है, रीजनिंग का सेशन चलवा रखा है, उसकी क्लास करो। जीके जीएस में तो मैं खुद ही आता हूँ, कहोगे तो मैं आपके लिए फाउंडेशन एक बैच लेकर आ जाऊंगा जिसमें पूरा आपको साइंस पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन बैच भी बहुत जरूरी है।
और फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों का इस बार इंटर हुआ है, इस बार ग्रेजुएशन हुआ है और वो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कंपटीशन में तैयारी कैसे होती है। तो अगर आपके भाई बंधु हैं, अगर आपके दोस्त हैं जो इस मोड में हैं कि उन्होंने इंटर कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो अभी कंपटीशन की तैयारी में आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल एक फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा जीएस का और जीके का। जीएस का मतलब होता है कि बेसिकली हमारा जनरल स्टडीज का, और एक साइंस का बैच अलग लेके आ दूंगा जिसमें पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा मेरी अभी तक का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग मोटिवेशनल कोटेशन से बात करते हैं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो शुरू करता हूं तो एक मोटिवेशनल देता हूं कोटेशन जो आप लोग को मोटिवेट करता है। मोटिवेशनल कोटेशन क्या है मेरे भाई, देखिएगा, ये कोटेशन बहुत बड़ी लाइन कह रहा है कि हिम्मत मत खोना। जो लोग हिम्मत खो देते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि यार एग्जाम कब होगा, लोग कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हिम्मत मत हारना, भी बहुत दूर तक जाना है। जिन्होंने तुमको कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें ही तो करके दिखाना है कि देखो हमसे हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सही बच्चे हमारे साथ लाइव हैं और कहीं तरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 11 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही बच्चे। 11 में से मात्र 3 का गुड मॉर्निंग आया है, आराध्या का, विवेक का और जय गुरु का। बाकी सारे बच्चे का गुड मॉर्निंग का कोई परंपरा नहीं है क्या? जब भी आप किसी शिक्षक से पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, सबसे जो पहले आपकी जो दायित्व बनता है उस टीचर का प्रति वो होता है उनको गुड मॉर्निंग विश करना, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे ब्लड में है कि हम अपने गुरु को हमेशा से एक अच्छा सा गुड मॉर्निंग विश करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के मेहनत से हम लोग कोई भी सीढ़ी को पाते हैं या कोई भी सफलता को हम लोग पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इस कल्चर को नहीं जानते हैं वो उस कल्चर को देख लेंगे, यानी अपने आप को गुड मॉर्निंग विश कर देंगे। वो आप मुझे नहीं करते हैं, अपने आप को करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं बात करता हूं मेरे भाई, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या रहने वाला है। पहला प्रश्न अगर बात करता हूं तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहने वाला है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, जल्दी बताइएगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी बताइएगा। तब तक मैं आपको कमेंट देख लेता हूं जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। किसी का आंसर अभी आना नहीं हुआ है, किसी का आंसर नहीं भी आया है, जल्दी से आंसर लिखिएगा फटाफट, आपके मैं आंसर का वेट कर रहा हूं। चलिए, तो मैं बात कर देता हूं मेरे भाई, दाब को मापने की एसआई मात्रक क्या होती है, तो याद रखिएगा वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। वही मैं पास्कल की मैं थोड़ा सा डीएनए करूं मेरे भाई, तो पास्कल का डीएनए क्या हो जाएगा समझिएगा। पास्कल जो थे ये एक फ्रांसीसी थे। क्या थे? ये एक फ्रांसीसी थे और इन्होंने मैथ्स और फिजिक्स से, मैथ एंड फिजिक्स से ये क्या थे मेरे भाई, एक तरह से इनका बैकग्राउंड रहा है। साथ ही साथ मैं बात करता हूं कि एक पास्कल की जो यूनिट होती है वो 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग होता है, प्रति मीटर वर्ग होता है। याद रखिएगा। वही बात करता हूँ कैंडला, तो आप लोग पता ही होगा, केल्विन आपका टेम्परेचर का होता है, एम्पियर आपका करंट का होता है। कैंडला क्या होता है मेरे भाई? कैंडला किसकी यूनिट होती है? मनोज यादव सर, हम आज मॉक टेस्ट 3 से लेकर 6 तक परचेस किए हैं, लेकिन मॉक सेट 2 हम परचेस किए, सो मेरे से हट गया है, कृपा करके ऐड करवा दीजिएगा। आप मेरे क्लास के बाद उस नीचे टोल फ्री नंबर पर जो है 3 बजे के लमसम में कॉल कीजिएगा, बोलिएगा विशेष से बात करना है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत बल्ब को भरने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? आपको पता है मेरे भाई कि विद्युत बल्ब में हम लोग क्या करते हैं? टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। और टंगस्टन में आमतौर पर होता क्या है? विद्युत बल्ब में क्या इस्तेमाल होता है? विद्युत बल्ब में मेरे भाई टंगस्टन इस्तेमाल होता है। क्या होता है? टंगस्टन इस्तेमाल होता है। ये बहुत बार आपको आया है, लेकिन इसमें इस्तेमाल क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग आर्गन डालते हैं या हीलियम डालते हैं या नाइट्रोजन डालते हैं? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा मेरे भाई, फटाफट जल्दी बताइएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। इसमें हम लोग डालते हैं आर्गन। क्या डालते हैं इसमें मेरे भाई? इसमें हम लोग डालते हैं आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन, हीलियम मत बोल देना, ठीक है? हीलियम मत बोल देना, बहुत लोग हीलियम बोल देंगे। बी 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 नहीं, आर्गन और H2 नहीं होगा मेरे भाई, ना ही हमारा H2 होगा, ना ही हमारा N2O2 होगा, होगा आर्गन एंड N2। ठीक है, आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या है मेरे भाई? नोबल गैस आता है, पता है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, HCRN। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे
मिनीमाता रोग मछली खाने से होता है जिसमें डैश का उच्च स्तर होता है, किसका? तो मिनीमाता में आपको पता होगा मेरे भाई, जो मिनीमाटा डिजीज होती है उसमें किसका सबसे अधिक होता है? तो उसमें याद रखिएगा मरकरी, उसमें किसका सबसे ज़्यादा मात्रा होता है? तो मरकरी का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है। और इससे होने से क्या होता है, मिनीमाटा में क्या होती है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो डैमेज हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है मेरे भाई? वो डैमेज हो जाता है। वही मैं बात करता हूँ कि कैडियम आप लोग पता ही होगा, इटाई रोग जो होता है, इटाई रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? कैडियम के कारण से होता है। वही मैं बात करता हूं कि पारा जो होता है उससे क्या होता है? मिनीमाटा रोग होता है। 48 का सी। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं, जय गुरुदेव चैनल जो है वो आंसर दे रहे हैं, विवेक गुप्ता दे रहे हैं, मनोज यादव दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं मेरे भाई, जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें कौन सा उत्पाद जो है वो बनेगा? मैं इसका एक ही लैंग्वेज कर देता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दिया है। चलिए, जब मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, ये बताइएगा। जब मैग्नीशियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा बनेगा? जल्दी से बताइएगा मेरे भाई, फटाफट आंसर, जल्दी से मेरे भाई, जल्दी बताइएगा क्या बनेगा। 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा मेरे भाई। चलिए, तो सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए अब मैं बात करता हूं, यहां पर समझिएगा, जब मैं बात करता हूं मैग्नीशियम का, कि जब मैग्नीशियम जो है वो जल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस बनाता है हाइड्रोजन। यानी क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है H2। क्लियर है? अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री भी बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री पूछ रही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो भी हमारे सपने आते हैं कि हम सपना में क्या बन गए, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन गए, तो सपनों के अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? कीट वैज्ञानिक तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। कैलोलॉजी बिलिंग बोलेंगे नहीं, आकृति विज्ञान बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्नियोलॉजी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? वर्नियोलॉजी। जो सिंपल क्वेश्चन इसमें दिमाग नहीं लगाना है उसको बेहतरीन तरीके से उड़ाएंगे। और जितने भी लोग अभी जुड़े हैं एक बार दिल शेयर कर दीजिएगा। धर्मेंद्र कुमार आ चुके हैं, सभी लोग एक बार चैनल पर दिल जरूर शेयर कर दीजिएगा, बढ़िया वाला। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप है, आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। एक बार बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो याद रखिएगा, दोबारा पूरे बिहार में बिहार विधानसभा एसओ के लिए इतनी बेहतरीन वीडियो, इतना बेहतरीन मॉकसेट कहीं नहीं मिल सकता। चलिए 50 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो वो कौन सा होता है ये बताइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं बात करता हूं विद्युत चुंबकीय, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में होता है? सभी लोगों ने दिल शेयर करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही, सभी का दिल आना शुरू हो गया है। बहुत 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 बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सभी का दिल कमेंट आना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी दिल से करना शुरू कर दिया। समझिएगा, यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर जनित्र लिखा हुआ है, जनित्र नहीं होगा, यहां पर होगा जनरेटर। क्या होगा मेरे भाई? जनरेटर। जनरेटर आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने खोजा था? तो ये खोजने वाले थे माइकल फराडे। कौन थे मेरे भाई? माइकल फराडे थे, और इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का खोजा था। और जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करता है मेरे भाई? एक तरह से उस पर आधारित होता है। और जनरेटर करता क्या है मेरे भाई? तो ये डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जनित्र देख करके आप लोगों को गैल्वेनोमीटर होगा नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। क्या मापता है मेरे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस को। और मीटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट को, बल्ब तो हमारा एक तरह का उपकरण है। ठीक है, 51 का सी, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी का आंसर आना शुरू हो गया। वहां थोड़ा मुझे कमेंट धुंधला दिखता है, इसलिए मैं कमेंट यहां पर देखता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की मैं बात करता हूं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको चलो मैं छोटा कर देता हूं और फिर बताइएगा इसमें कैसे क्या होगा और किस तरह से आंसर होगा। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप लोग देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है।
सूची 1 और सूची 2 है, कौन सी ग्रंथि किससे निकलती है मुझे ये बताइएगा, और फिर बताइएगा मुझे कि इसका मैचिंग क्या है। पीयूषिका क्या होती है, थायराइड ग्रंथि क्या निकालती है, अंडाशय क्या निकालता है, अग्नाशय क्या निकालता है। ठीक है, मैं सिंपल से बात करता हूँ, अंडाशय की बात करता हूँ, ये महिला में पाया जाता है। अंडाशय क्या होती है मेरे भाई, ये महिला में पाया जाता है जो प्रोस्टेन निकालती है। थायराइड की मैं बात करता हूं तो थायराइड क्या होती है मेरे भाई, थायरोक्सिन निकालती है। अब यहां पर बी का 3 कहीं दिख रहा है, बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3 मुझे केवल एक जगह दिखा है, कौन सा मेरे भाई, तो मुझे बी का 3 यहां पर दिखा है, बी का 3 मुझे यहां पर दिख गया। उसके बाद सी का 4 कहीं दिख रहा है, तो सी का 4 मुझे यहां पर दिख गया, बाकी सी का 4 कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। अब मैं बात करता हूं पीयूषिका, तो पीयूषिका क्या होती है मेरे भाई, ये वृद्धि हार्मोन होती है, ठीक है, एक तरह से। उसके बाद अग्नाशय की मैं बात करता हूं, तो अग्नाशय क्या निकालती है हमारा, तो ये हमारा अग्नाशय क्या निकालता है, तो जो बचा होगा हमारा क्या बोलते हैं, डी का 1। अग्नाशय क्या निकालता है हमारा, इंसुलिन निकालता है, यानी पैंक्रियास। अग्नाशय को हम लोग बोलते हैं पैंक्रियास, और पैंक्रियास हमारा क्या निकालता है, तो इंसुलिन निकालता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। देख रहे होंगे किस तरीके से मैं आंसर को दे रहा हूं, इसमें वही बच्चा कर पाएगा जिसका कम से कम नॉर्मल 10th लेवल का बायोलॉजी और उसका चीजें क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं मेरे भाई, तो नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पर देखिएगा। प्रकाश रासायनिक धूमकुआ का मुख्य घटक क्या होता है। यहां पर अगर उसको मैं अंग्रेजी कन्वर्ट करता हूं, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता क्या है, पहले समझिएगा। आमतौर पर एक होता है नेचुरल स्मोक, स्मोक जो होता है, जो धुंध होता है, और एक होता है फोटोकेमिकल, यानी जब हमारे सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उससे क्या होता है, एक धुंध वाला पड़ता है जो डस्ट से स्कैटरिंग हो, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। वो चमकता है, तो वो किसके कारण से होता है, NO2 गैस के कारण, इनमें से कोई नहीं, पैन के कारण, या 1, 2, 1 और 3 तीनों से होता है। अभय कुमार जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी बताइएगा फटाफट मेरे भाई, जल्दी से, किसी का आंसर रुकना नहीं चाहिए, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। सभी का कमेंट आना शुरू हो गया, याद रखिएगा। ये आम तौर पर मैं बात करता हूं मेरे भाई, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनता है। ये जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी वस्तु के त्वरण ए प्राप्त करने के लिए 100 न्यूटन के बल पर आवश्यकता होती है। यदि वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 500 किलोग्राम है तो ए का मान कितना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहां पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो आप फॉर्मूला में आपको लिख देता हूं, फोर्स इक्वल्स टू मास टू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर क्या निकाल रहा है, एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एंड टू अचीव द एक्सेलरेशन ए, आपको ए ही निकालना है। ठीक है, इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इतना, तो आपको ए निकालना है। तो फोर्स कितना मेरा दिया हुआ भाई, तो फोर्स दिया हुआ 100 न्यूटन और मास कितना दिया हुआ है 500। तो यहाँ पर मैं अगर काटता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड SOR। और क्या होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए क्लियर है। पैन मीन्स, पैन ये एक शॉर्ट टर्म दिया हुआ पैन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला भी बनाना बहुत जरूरी है, जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं रहेगा उसका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वो सबको पता होगा। ये हमारा मीडियम होता है, सबको पता है ये हमारा मीडियम होता है। और जब हमारा इस तरह से कोई आता है तो क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल रे है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, यानी इस तरह से। तो होता क्या है, दो तरह का मीडियम होता है, एक होता है रेरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है मेरे भाई, डेंसर मीडियम। जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो होता है क्लोज टू नॉर्मल। क्या होता है, क्लोज टू नॉर्मल। और जब डेंसर से रेरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। अब यहां पर बोल रहा है द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन द इंटर इनटू डेंसर मीडियम। तो पहले क्या होगा, क्लोज टू डेंसर बनेगा, और उसे बोलते क्या है, डिस्पर्सन इंडेक्स बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जल्दी बताइएगा फटाफट। एसएससी एसओ का टेस्ट सीरीज में 49 कर दीजिए। एसएससी एसओ का टेस्ट मैंने कहाँ शुरू किया भाई मेरे,
एसएससी एसओ का मैंने टेस्ट कहाँ शुरू किया, मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने शुरू किया है। चलिए याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, आप लोग पता होगा, ठीक है, बी 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 बी, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा को हम लोग लेते हैं, ऊर्जा मुद्रा होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। तो एटीपी, एटीपी जो होता है, एटीपी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जितने भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ ऑल सेल। सभी सेल को एनर्जी के रूप में क्या चाहिए, आपको एटीपी चाहिए। इसमें होता क्या मेरे भाई, इसमें आमतौर पर फॉस्फेट होता है, क्या होता है, फॉस्फेट होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी एटीपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज मत दीजिएगा, ग्लूकोज मत दीजिएगा। आप लोग आंसर में अगर ग्लूकोज दे रहे हैं तो गलत है, ठीक है। अगर आप आंसर में ग्लूकोज दे रहे हैं मेरे भाई तो आप गलत दे रहे हैं, ठीक है। एटीपी, हाँ हाँ, एटीपी को एक और भी नाम कहते हैं, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। इसको बोलते हैं कोशिका का बिजली घर का मतलब होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल तो लिख ही दिए, पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो कौन से होता है, वो कांच से कटता है, ये बताइए जल्दी फटाफट। बी 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 बी, एटीपी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, जिनको पता होगा लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। और एटीपी जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी बिजली घर कहा जाता है, ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है। यहां पर बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। जो हमारे यूवी रेज होती है, यूवी रेज, ये यूवी रेज आमतौर पर हमारे कौन से ग्लास से कटती है, तो उस ग्लास को काटने वाले को बोलते हैं कौन सा मेरे भाई, क्रूक ग्लास। क्या होता है, क्रूक ग्लास। और क्रूक ग्लास होता क्या है, ये आमतौर पर एक काला शीशा होता है, काला शीशा होता है, ठीक है, काला शीशा होता है क्रूक ग्लास का, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में ताबड़तोड़ मैटिंग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है। यहाँ पर 4-5 रंग, एक तो हरा रंग किससे होता है, दूसरा लाल रंग किससे होता है, तीसरा होता है नीला रंग किससे होता है, नीला रंग किससे होता है, चौथा पीला रंग किससे होता है। इन सभी का आप आंसर दीजिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा मेरे भाई। हाँ, हरा रंग किससे होता है, लाल रंग किससे होता है, पीला रंग किससे होता है, और नारंगी रंग किससे होता है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर अभी किसी का नहीं आया है। सभी का कमेंट आना शुरू हो गया है और किसी का बेहतरीन कमेंट नहीं आया है, किसी का बेहतरीन कमेंट नहीं आया है। कहने का मतलब होता है, मेरे याद रखिएगा, हरा रंग जो होता है ये तो बेरियम से होता है। क्या होता है, बेरियम से होता है, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ पीला रंग, तो पीला रंग किससे होता है, सोडियम से होता है, सोडियम से होता है, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ नीला रंग किससे होता है, नीला रंग, तो नीला रंग जो होता है मेरे भाई वो कॉपर से होता है। क्या होता है, कॉपर से। लाल रंग किससे होता है, जो लाल रंग चमकता है, लाल रंग किससे होता है। और नारंगी रंग किससे होता है, एक नारंगी कलर का भी चमकता है, तो नारंगी रंग किससे होता है। नारंगी रंग की अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, तो नारंगी रंग होता है कैल्शियम से। क्या होता है, कैल्शियम से। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है रंग के आधार पर कि कौन सा रंग किससे होता है। अगर बेरियम की मात्रा होगी तो वो पटाखा हरा रंग का होगा, अगर उसमें कॉपर की मात्रा होगी तो वो नीला रंग का होगा, अगर उसमें सोडियम की मात्रा होगी तो वो पीला रंग का होगा, अगर उसमें कैल्शियम की मात्रा हो तो नारंगी रंग का होगा। लाल रंग ये आपके लिए है कि रंग 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 तुम्हें कौन सा पसंद। आ चुकी हैं प्रियंका भारती, जुड़ चुकी है हमारे क्लास में बहुत दिन के बाद। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, कैसी हैं। धर्मेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। रेड जो होता है स्ट्रेनियम से होता है, हाँ स्टेट से, हाँ बहुत बढ़िया, स्ट्रेटियम से होता है। बहुत बढ़िया धर्मेंद्र कुमार, शानदार आंसर दिए हैं। और ऐसे ही बच्चे मुझे चाहिए, ना कि केवल ऐसा ही होना चाहिए। देखो बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक बच्चे केवल लिमिटेड दायरे में पढ़ते हैं, दूसरा आपके तरह होते हैं जो बहुत बेहतरीन दायरे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो भी लोग अभी जुड़े हैं एक बार जोर से, निशि कुमारी जुड़ चुकी है हमारे क्लास में, डी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे क्लास में अभी जुड़े हैं एक बार जोर से गुड मॉर्निंग साथ एक दिल भेज दीजिएगा ताकि सेशन को
एक अलग सा फीलिंग मिलता है। हमारे सेशन में एक ही फीस होता है, चूंकि इसका पैसा तो मैं लेता नहीं हूँ डिस्कशन का, लेकिन जब भी जुड़िएगा तो एक बार दिल जोड़ शेयर कर दीजिएगा। निशु कुमारी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मेरे भाई। ये क्या लिख दिया, निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के खुलने से प्रेरित होने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर इन गार्ड सेल टू इंड्यूस द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा क्या है। यहाँ पर हिंदी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोन्यूक्लिक है, या राइबोन्यूक्लिक बाइफॉस्फेट है, या फिर पोटासियम है, जल्दी बताइएगा। रेड 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 रेड। प्रियंका भारती रो क्यों रही है? प्रियंका भारती कहाँ रो रही है भाई मेरे? मनोज यादव, और वो रो रही है तो तुमको इतना कहाँ दर्द हो रहा है? अगर वो रो भी रही है तो तुमको इतना दर्द काहे हो रहा है? आए, किसी के रोने से और किसी का हंसने से फर्क केवल उससे ही पढ़ना चाहिए, ना किसी और को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि जो रो भी रही है तो इतना तुमको दर्द काहे हो रहा है? तुम अपने मेहनत करो। चलो मैं बात करता हूं मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे भैया थम जा, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये रंग लेकर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन वाटर इन गार्ड सेल टू इंड्यूस द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। तो याद रखिएगा, ओपनिंग ऑफ स्टार्टा के लिए क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है ये आमतौर पर इंस्टेंट एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए। सभी को बोर्ड अच्छे से दिख रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको बोर्ड नहीं दिख रहा तो बताइएगा, ठीक है। प्रियंका भारती, यस वेरी गुड। ग्लूकोज, और ग्लूकोज हम लोग अभी ग्लूकोन डी जो पीते हैं तो ग्लूकोन डी में किसकी मात्रा होती है? ग्लूकोज की होती है, ठीक है। और ग्लूकोज में मुख्य रूप से क्या होता है मेरे भाई? तो सकड़ा होता है, यानी इसमें शुगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जंग का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? तो आपको पता होगा, जब भी लोहा जो होता है वो पानी और हवा से मिलता है, मतलब हवा तो रहती है उसमें पानी लग जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं जंग की प्रक्रिया। तो कौन सा हो जाएगा? जाहिर सी बात है, जब भी जो लोहा है वो हवा के साथ अगर पानी से रिएक्ट कर जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिंग बोलते हैं। इसे हम लोग कोरोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कोरोजन बोलते हैं। तो Fe2O3.X H2O का मतलब होता है जो भी उसके एलिमेंट है आप डाल सकते हैं। क्लियर है? दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया। विवेक गुप्ता तो हमेशा अपने भाई के फोन से कहीं लाइव आती है। खुशबू गुप्ता, चलिए आज मेरी 12 बजे से क्लास थी, इसलिए मैंने अपनी क्लास को 12 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास थी, एक टीचर एब्सेंट कर गए थे, जिस कारण से मैंने उनका भी क्लास मुझे लेना है। 2 घंटे की क्लास मेरी ऑफलाइन की है और आपकी क्लास ना छूट जाए इसलिए मैंने आपकी क्लास को क्या किया है, तो आपकी क्लास को मैंने 11 बजे शेड्यूल कर दिया है और मैं खुद इस संस्थान में 10 बजे आ गया हूँ, ठीक है। चलिए 60 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? याद रखिएगा, आमतौर पर जो होते हैं भारत में 1 रुपया का जो नोट होता है, 1 रुपया का जो नोट होता है, इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव का होता है। क्या होता है? वित्त सचिव का होता है। और मैं बात करता हूँ वित्त सचिव की, मैं बात करता हूँ तो 1 रुपये के नोट पर इनका सिग्नेचर होता है और इसके ऊपर 1 रुपये के जो ऊपर का नोट होता है, उस पर होता है आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। वित्त मंत्री होगा नहीं, वित्त सचिव बिल्कुल होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर इसमें आ जाएंगे, प्रधानमंत्री हमारे होंगे नहीं। आप बताइएगा अभी वर्तमान में हमारे वित्त सचिव कौन है और हमारे भारत के जो पहले वित्त सचिव थे उनका नाम बताइएगा। भारत के जो पहले वित्त सचिव थे उनका नाम बताइएगा जल्दी से मेरे भाई। भारत के जो पहले हमारे वित्त सचिव थे वो कौन थे? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। पहले वित्त सचिव अभी वर्तमान में जो हमारे वित्त सचिव हैं उनका नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन जो पहले थे उनका नाम बताइएगा। भारत के पहले वित्त सचिव वर्तमान में टीवी सोमनाथन है। और अगर इनकी मैं बात करता हूं तो ये 1987 बैच के आईएएस रह चुके हैं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे हैं? इंडिक हिस्ट्री, गुड मॉर्निंग सर जी। क्या बिहार विधानसभा एसओ का एक और वैकेंसी निकलेगा और कब निकलेगा? इंडिक हिस्ट्री केवल आप ये पूछने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप मेरे मॉक टेस्ट को लगाने के लिए आए हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां मैं हमेशा बैच के बाद देता हूं, क्लास के बाद देता हूं, क्योंकि हर चीज़ का एक सही समय होता है। आप सिर्फ यहाँ पर ये पूछने आए हैं तो कृपया करके आप वापस अपने जगह पर जा सकते हैं जहाँ से आप लाइव आए हैं, ठीक है। लेकिन आप पढ़ने आए हैं तो रहिए, इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मान लो वैकेंसी निकल भी जाएगा तो आप कौन सा वहाँ पर तोप मार लोगे, कौन सा उसको क्रैक कर लोगे, कौन सा क्रैक कर लोगे? इसलिए वैसे बच्चे जो सिर्फ ये पूछने आते हैं कृपया करके जहाँ से आए हैं वहीं पर रहें, लेकिन जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनका स्वागत यहाँ पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि पता है आपको
कि मैं एक ऐसा फैकल्टी हूं पूरे बिहार में जो सबसे पहले बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सही वैकेंसी का फुल डीएनए करता हूं, नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक का पूरा अपडेट देता हूं। और मेरा देखा देखी अब छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे चैनल है जिन्होंने इसका अपडेट देना शुरू किया होगा, लेकिन आज से 3 साल पहले 2022 में कोई एक ऐसा चैनल मुझे बता दो बिहार में जो बिहार विधानसभा वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट देता हो, कौन नहीं देता था। मैंने शुरू किया इस पहल को, ठीक है। चलिए, फर्स्ट थे एफएसके के सोमनाथन, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया। के सोमनाथन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं यहां पर कि संसद का जो ज्वाइंट सीटिंग होता है, इससे क्वेश्चन भी आया है। ये कौन सा आर्टिकल में आता है? ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, और इसकी अध्यक्षता और आदेश, ये दो अलग क्वेश्चन आते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है और इसका आदेश कौन देता है? तो अगर आदेश पूछ लेगा तो आदेश में लिखिएगा राष्ट्रपति, और अगर इसकी अध्यक्षता पूछ लेगा तो लिखिएगा लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। अगर ये नहीं रहे तो फिर कौन हो जाएगा? डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे लोकसभा के। अगर ये भी नहीं रहे तब हो जाएगा राज्यसभा के वाइस चेयरमैन। क्या हो गए? वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होंगे। अगर ये भी नहीं रहेंगे तो कोई भी राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी, पीठासीन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मैं देखो वो है ना, जो बच्चा से पूछने आया था वो वापस चला गया, तो ऐसे बच्चे आपके बीच में मिलेंगे और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कुछ समय के लिए फिर फॉर्म भरे हैं और उनको खाली डेट से मतलब है। इसलिए परेशान मत होना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन आज भी बहुत कम है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या आज भी कम है। हाँ, वैकेंसी के बारे में पता करने वालों की जो संख्या है वो करोड़ों में है, भरने वालों की संख्या भी करोड़ों में है, लेकिन मेहनत करने वालों की संख्या में बहुत लिमिटेड है। जैसे देखो 11 बच्चे लाइव है, अब ये 11 बच्चे वो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। फॉर्म तो बाकी जो अभी इंडिक हिस्ट्री था वो भी दे के गया है, लेकिन क्या वो एग्जाम क्रैक कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको एग्जाम क्रैक करना है वो अपने आप को रोज बेहतर से और बेहतर करेगा। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। कहते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन वास्तविक में कुछ ही लोग के बीच में, जैसे कि अभी 11 बच्चों के बीच में हो रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने किया था और कब किया था, ये भी बता दीजिएगा। तो सबसे पहले विचार जो है वो एमएन रॉय ने किया था। क्या किया था? एमएन रॉय ने किया था। और कब किया था? 1934 के समय में किया था, यानी एमएन रॉय हो जाएगा और 1934 हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा होगा, विवेक गुप्ता पेड बैच में जीके सर क्लास लेंगे क्या 2 PM में? आज जीके सर हमारे अब्सेंट है, तो आज पेड बैच उनका हो सकता है कि नहीं चलेगा। और जितने भी आज हमारे पेड बैचेज हैं जीएस का और रीजनिंग का नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों टीचर का एक साथ घर में हादसे हुए हैं, मतलब घर में दिखते हुई है, ठीक है। जो भी लोग बोल रहे हैं सी निशु कुमारी, गलत है बाबू, याद रखिएगा। सी जो है वो गलत है। जो भी होगा ये इन्होंने ड्राफ्ट किया था, लेकिन सबसे पहले सोच लाने वाले एमएन रॉय थे, ठीक है। बी। और कब लाया था ये भी साल पूछ देता है। खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है और इसे कब घोषित किया गया है? आपको पता होगा, मेघालय। मेघालय में 3 तरह की चोटियां हैं, या 3 तरह का वो है। एक कहते हैं गारो, दूसरा है खासी, और तीसरी है जयंतिया। आपने पढ़ा होगा चेरापूंजी और मानसीराम, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। चेरापूंजी जो होता है वो खासी में पड़ता है, और जो है वो मानसीराम वो क्या होता है? गैरो में पड़ता है। और यही जो खांसी है ये मेघालय का एक तरह से है। और मेघालय में भी कौन सा? मेघालय में भी इसे वहाँ की राजभाषा 2005 में घोषित किया गया था। तो प्रश्न अगर साल से पूछेगा तब भी बताएंगे, और पूछेगा डिटेल में तब भी बताएंगे, ठीक है। और वही मैं बात करता हूँ, मेघालय में एक साल में 1180 सेंटीमीटर जो होती है वो वर्षा होती है, जो सर्वाधिक होती है। और वही 10 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है मेरे भाई वो लेह में होती है, जो सबसे कम वर्षा के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर है? तो याद रखिएगा 2-3 आपका 5 ईयर प्लान। मैं प्रथम की बात करता हूं, मैं द्वितीय की बात करता हूं, ये दोनों याद रखिएगा। प्रथम जो है वो हुआ था हेराल्ड डोमर पर, और वो किस पर आधारित था? तो ये आधारित था कृषि पर, चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं। द्वितीय जो दूसरा पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महान लोबीस पर था, महान लोबीस पर था। और ये किस पर था मेरे भाई? तो ये हमारा कह सकते हैं इंडस्ट्री पर, यानी कह सकते हैं इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं हिंदी में लिख लेना, ये इंडस्ट्री पर था। पहला जो पंचवर्षीय योजना कब तक था? 1951 से लेकर
55 तक था, और दूसरा 56 से लेकर के 1956 से लेकर के 61 तक, 1951 से लेकर 56 तक था, दूसरा 56 से लेकर के 61 तक था। ठीक है, यानी प्रथम हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं एक बार जरूर दिल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार मैं मेहनत करता हूं और ये पूरी टेस्ट सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे भाई। तो प्रसिद्ध समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने की थी। आपको पता होगा हितवाद जो है ये एक तरह का अंग्रेजी समाचार था। क्या था? हितवाद जो है एक तरह का अंग्रेजी समाचार पत्र था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका भाषा अगर पूछ लेगा किसमें था, और इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए और कुछ जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी मेरे भाई, जल्दी। हाँ, कब किया था ये भी याद रखिएगा। इसको स्थापना 1911 में किया, 1911 में किया था, वही 2011 में इसको मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको बहुत बढ़िया से मिलाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। चाय की बात करता हूँ, कॉफी की बात करता हूँ, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैं बात करता हूँ मेरे भाई, चाय के लिए असम, रुक जा भाई, चाय के लिए असम जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। जूट के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। कॉफ़ी है वो कर्नाटक की जानी जाती है, बिल्कुल सही। रबड़ जो है तमिलनाडु नहीं जानी जाती है मेरे भाई, रबड़ जो है वो केरल के लिए जानी जाती है। केरल सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? केरल करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द रॉन्ग आंसर। क्लियर है? क्लियर है? सर 5 वर्षीय योजना करवा दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार 5 ईयर प्लान, हालांकि मैंने पेड बैच में करवाया है, बिहार विधानसभा का पेड बैच में मैंने करवाया है। ठीक है, बिहार विधानसभा का पेड बैच में मैंने करवाया है 5 वर्षीय योजना, तो वहां पर एक बार देख लीजिएगा अगर पेड बैच में है तो। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन अशोक के जो अधिकांश भाषा है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। और ये किसका भाषा था? तो प्राकृत भाषा जो था मेरे भाई इंडो आर्यन भाषा था। क्या था? इंडो आर्यन। और प्राकृत भाषा से ही निकला हुआ भाषा जो है वो कौन निकला है? संस्कृत निकला है भाषा। जो संस्कृत भाषा निकला है वो किससे निकला है? प्राकृत भाषा में निकला है, और ये मुख्य रूप से इंडो आर्यन का भाषा था, यानी प्राकृत विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा लीरा है? ये बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे ये भी बताइएगा बाकी सारे देशों की मुद्राएं क्या है। जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, जल्दी मेरे भाई। जल्दी, चलिए मैं बात करता हूं मेरे भाई, किस देश की राजधानी लीरा है? तो लीरा जो है मेरे भाई वो तुर्की की है। ठीक है, साथ ही साथ तुर्की की राजधानी की मैं बात करता हूं, तो तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। क्या है? अंकारा है। वही मैं बात करता हूं इटली का, तो इटली की राजधानी रोम है, और रोम का जो है वो क्या है? करेंसी यूरो है। वही मैं बात करता हूँ रोमानिया, तो रोमानिया का कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट है, बुचारेस्ट है। और इसका क्या है? करेंसी लियू है। क्या है? लियो है। वही मैं पोलैंड की बात करता हूं, तो पोलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? ये वारसाव हो जाएगी, वारसाव हो जाएगी। और इसकी मैं बात करता हूं मुद्रा का, तो मुद्रा इसका क्या हो जाएगा? जलोटी हो जाएगा, जलोटी। क्लियर है? चलिए, अंकारा 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 अंकारा, देखिए सभी का जहां मुझे नीड पड़ेगा कि आपको थोड़ा डिटेल करना है वहां मैं डिटेल करूंगा, और जहां लगेगा कि नहीं करना है वहां मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि कंट्री और कैपिटल और करेंसी, कंट्री कैपिटल करेंसी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष में एक निश्चित कीमत के आधार पर की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर एक बात गौर करने की है, जो आपको गौर करना होगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गौर करना होगा। वो कैसे गौर करना होगा समझिएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सी, कि जब जीडीपी की गणना किसी आधार वर्ष में एक निश्चित कीमत के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं, नाममात्र जीडीपी कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, या फिर कारक लागत जीडीपी कहते हैं? जल्दी बताइएगा फटाफट। जीडीपी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है ये बता दीजिएगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से।
जल्दी से बताइएगा। चलिए याद रखिएगा, हमेशा से अगर मैं बात करता हूं इसकी, जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा फटाफट। याद रखिएगा, जब भी हमारा मैं बात करता हूं कि व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस इन अ बेस ईयर, अभी बेस ईयर हमारा क्या चल रहा था, तो बेस ईयर हमारा अभी भी 2011 चल रहा है, बेस ईयर 2011 चलता है। बेस ईयर कहते क्या है, जिस ईयर या तो सबसे ज़्यादा महंगाई हुई हो, जिस ईयर सबसे ज़्यादा महंगाई हुई हो उसी ईयर को हम लोग बेस ईयर रखते हैं। और अभी भारत का बेस ईयर 2011-12 चल रहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और हमेशा उसकी जो काउंट होती है मेरे भाई, वो रियल जीडी पर होती है, रियल जीडीपी पर होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेरी गुड, स्टैंड फॉर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रियल जीडीपी। आराध्या बहुत ही शानदार आंसर दे रही हैं। 14 बच्चे हमारे साथ लाइव है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो जरूर दिल शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? पंडित दास भार्गव, ये क्वेश्चन एसओ में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन एसओ में पूछा हुआ है। पंडित ठाकुर दास जो भार्गव थे, इन्होंने हमारे भारत में प्रस्तावना को कहा है, प्रस्तावना को क्या कहा है मेरे भाई? इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि जब प्रस्तावना ही कोई नहीं जानेगा तो फिर पूरी संविधान जानने का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। और यही मैं बात करता हूँ, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो उसमें बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। यहाँ पर ना मौलिक अधिकार होगा, ना डीपीएसपी होगा, ना मौलिक कर्तव्य होगा, वो होगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हो जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में आमतौर में बात करता हूं तो हमारी दो नदियां जो हैं, ये हो गया बीओबी, बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी। यहाँ पर सिर्फ दो ही नदियाँ गिरती हैं, एक नदी का नाम है नर्मदा और दूसरा का नाम है ताप्ती। बाकी मैं बात करता हूँ जितनी भी नदियाँ हैं, बाकी 99% जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो साबरमती वहाँ पर होगा नहीं, गोदावरी। और गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। और ये कहाँ निकलता है? तो ये महाबलेश्वर से निकलता है, त्रिवेणी, महाबलेश्वर से निकलता है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। जो लोग बोल रहे हैं सी निशु गलत है बाबू, सी गलत है, याद रखिएगा सी गलत है, ठीक है। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में आता है पहले ये समझिएगा, और वित्तीय आपातकाल क्या कोई सीमा है कि नहीं है? तो वित्तीय आपातकाल की बात करता हूं तो वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है, 360 में आता है, ये अभी तक नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा है। और इसकी कोई अधिकतम समझ होती नहीं है। ये लगता कब है? तो जब देश में मुद्रा का मूल्य नकारात्मक हो जाए, और ये कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे देश में मुद्रा को बचाने के लिए भारत सरकार है और आरबीआई है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाजार नियंत्रण नीति किस शासक ने पेश किया था? यह भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत पढ़े होंगे उनको आंसर दे देंगे। दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से 5 वंश था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ठीक है, ये 5 वंश का था। और उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? बाजार नियंत्रण पॉलिसी को शुरू किया था। सो ये आंसर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किस पर आधारित है? पुंछी आयोग किसके लिए बनाया गया था ये बताइएगा? केंद्र राज्य संबंध के लिए, चुनावी सुधार के लिए, राजकोषीय संघवाद के लिए, या फिर नए राज्यों का निर्माण? और कब बनाया गया था? जल्दी बताइएगा फटाफट मेरे भाई, समय बहुत कम है हमारे पास, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइएगा फटाफट।
जल्दी बताइएगा कब बनाया गया था, इसने रिपोर्ट कब सबमिट किया था, जल्दी फटाफट याद रखिएगा। पुंछी आयोग की मैं बात करता हूं, पुंछी आयोग की मैं बात करता हूं तो ये बनाया गया था 2007 में, और इसने अपना जो रिपोर्ट था वो 2010 में दिया था। और ये एक तरह का सरकारिया आयोग के लिए भी था, जो सरकारिया आयोग बनाया गया था वैसे भी सेम बनाया गया था सरकारिया आयोग। ये दोनों के दोनों जो आयोग हैं वो केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाए गए थे। और केंद्र राज्य संबंध में क्या आती है मेरे भाई, सूची पर बात होता है। और सूची कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये पूछ सकता है पुंछी आयोग कब आया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार कब एक्टिव आई थी, 82, 86, 90 और 92। जल्दी से फटाफट, जल्दी से मेरे भाई फटाफट बताइएगा। समय बिल्कुल मेरे पास नहीं है, आपको पता होगा कि मेरी क्लास अभी दूसरी लगी हुई है और ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, मात्र 3 मिनट और है। सो इसी क्वेश्चन के साथ में हो सकता है कि मैं विराम करूंगा। जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ, 1982 में बनाया गया था मेरे भाई, 1982 में बनाया गया था। क्या हमारा बनाया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1982, ठीक है। तो मैं आज की क्लास यहीं तक रोकता हूँ। क्यों रोकता हूँ, कारण क्या है कि मेरी 12 बजे से क्लास है और 12 बजे क्लास है मेरी, तो इसका जो बाद का, चूंकि 76 तक हुआ है तो ये 25 क्वेश्चन और है, 25 क्वेश्चन मैं इसका पार्ट 2 कल लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी लोग एक बार दिल शेयर कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा जबरदस्त सर, मस्त सर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आज का जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनके लिए एक मोटिवेशनल कोटेशन, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। यानी जो लोग सोच रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, उनके लिए आपको मेहनत करना, उनको करके दिखाना है, उनको गलत साबित करना है कि कैसे तुम कहती थे कि हमसे ऐसो नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हमेशा था, हमेशा रहूंगा। किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो आप नीचे टोल फ्री नंबर पर कॉल बैक कर सकते हैं, बोलेगा से बात करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे कल 11 बजे क्लास में लूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सेशन मेरा लाइव हो जाएगा और आप सभी लोग वहां पर भी क्या कीजिएगा, नोटिफाई में वेटिंग लिस्ट में रहिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।